हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। गाइस, आपको पता ही है कि आजकल हमारा टॉपिक इंटरनल वायरिंग चल रहा है और इंटरनल वायरिंग के टॉपिक को मैंने काफ़ी ज़्यादा आसान से स्टेप्स में क्लियर करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि जल्दी ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी ज़्यादा वीडियो नहीं है, इसके मुश्किल से 4 या 5 वीडियो और आएंगे और फिर ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए गाइस, मैं आपका गुरु, आपका दोस्त रोहित आरव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जो कि है आपकी इंटरनल वायरिंग की। देखो क्या होता है इंटरनल वायरिंग, आपको बताता हूँ कि क्या होती है इंटरनल वायरिंग। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग एक ड्राइंग होल में वायरिंग करने वाले हैं। ड्राइंग होल की वायरिंग बिल्कुल आसान स्टेप में, ये आज का टॉपिक है। कौन सी वायरिंग? ड्राइंग होल की वायरिंग बिल्कुल आसान स्टेप में, ये आज का टॉपिक है। ड्राइंग होल क्या होता है आप लोग सब जानते ही हो, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स का ये जो सब्जेक्ट है आपका EEE, इसकी जो लैब लगती है वो ड्राइंग हॉल में लगती है। EEE की जो लैब लगती है ना, वो ड्राइंग हॉल में लगती है। ड्राइंग हॉल का मतलब वो कमरा, यहाँ पे ऊंची ऊंची टेबल रखी रहती है ना, आपके कॉलेज में होगा, हर किसी कॉलेज में होता है। वो जो ऊंची ऊंची टेबल रखी रहती हैं उस कमरे को ड्राइंग हॉल कहा जाता है। आज का जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 2017 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है और 2019 में आया हुआ है। 3 साल क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के नज़रिए से भी। EEE सेकंड का तो आप ये समझ लो गारंटेड, आप ऐसा मान के चलो 95% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन जो मैं आज करा रहा हूँ सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। तो आज के क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है गाइस, दूसरे लोगों से शेयर करिएगा जितने भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है गाइस, चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं इसका वीडियो। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, और एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन करना बहुत अच्छे से है। इंटरनल वायरिंग और पावर वायरिंग, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर को एक अच्छा रैंक दिलाएंगे, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के स्टूडेंट को। और इंटरनल वायरिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को अच्छा रैंक दिलाएगा। तो इंटरनल वायरिंग तो भैया सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए ही बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा, 1 सेकंड का भी स्किप मत करिएगा कभी भी। ठीक है गाइस, चलिए ये आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं कैमरा इधर किए देता हूँ। अब हम पढ़ लेंगे क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, सबसे ऊपर लिखा है उधर कि एक हॉल, ऊपर से देखो आप, लिखा है कि एक हॉल जिसका साइज 15 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 4.5 मीटर हाइट में है। एक हॉल है, उसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और उसकी जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ द सीलिंग, वो है 4.5 मीटर। देखिए क्वेश्चन आज का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं इंटरनल वायरिंग के, वो सभी केवल 3 मीटर वाली छत के थे, 3 मीटर वाली छत के। और 3 मीटर वाली छत का क्वेश्चन करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि सब में मैंने अभी तक 3 मीटर वाली छत ही ली है। इसीलिए अब जो मैं नए क्वेश्चन ला रहा हूँ, जितने भी 4 या 5 6 जो भी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि अब मैं इनको जो है 3 से ज़्यादा मीटर वाली छत में करूँ। जैसे कि आज का क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन को हम 4 मीटर वाली छत में करने वाले हैं। किस में करने वाले हैं? 4 मीटर की छत में करने वाले हैं, 4.5 मीटर की छत में। ऐसे ही सब में मैं करूँगा। तो 15 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4.5 मीटर इसकी छत ऊंचाई। इसमें हमें कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग करनी है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग करना है, वायरिंग कनेक्शन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का, अब मैं इसको मार्क किए देता हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बना देंगे। डायग्राम मतलब सिंगल लाइन डायग्राम की बात हो रही है। मटेरियल लिस्ट रेडी कीजिए। ठीक है, मटेरियल लिस्ट रेडी कर देंगे।
ठीक है, बिल्कुल सही। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब हिंट क्या दिया है कि हॉल में पंखे व लाइट पॉइंट का कनेक्शन किया जाना है। हॉल में केवल फैन को और लाइट सोर्स को सप्लाई देनी है, बाकी कुछ नहीं देना। कितने पंखे व कितने लाइट पॉइंट लगाने हैं उनका अनुमान कीजिए, डेटा नहीं दिया गया। मतलब क्या है कि आपको केवल यहाँ तक क्वेश्चन दिया है, बस रेडी कीजिए तक, बाकी हमको ये खुद से करना है। कि एक कमरा है, एक हॉल है, ड्राइंग हॉल है, 15 मीटर लंबाई है, 6 मीटर चौड़ाई है और 4.5 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसमें आपको वायरिंग करनी है, इंटरनल वायरिंग लाइट फैन के लिए, बाकी कुछ नहीं दिया है। लाइट कहाँ लगानी है, पंखा कहाँ लगाना है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगाना है, ये आपको खुद से ही एज्यूम करना पड़ेगा, खुद से ही मानना पड़ेगा। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है। अब इसको मैं अब वो जो मैंने खुद से पॉइंट माने वो दिखा देता हूँ आपको मैं। पॉइंट हमने मान लिए गाइस, ये कुछ इस प्रकार हमने पॉइंट मान लिए, इसकी वायरिंग में भी कर दूंगा। कुछ इस प्रकार हमने जो है पॉइंट मान लिए। देखिए देखिए, ये हो गया 15 मीटर की लंबाई, ये हो गई 6 मीटर की चौड़ाई, है ना। तो आप अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ट्रिक। अगर आप चाहें तो इसको अपने तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं कैमरा इधर खिसका दे रहा हूँ। देखिए, दो यहाँ पे दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा ये रहा और एक दरवाज़ा ये रहा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। एक दरवाज़ा ये है और एक दरवाज़ा यहाँ पे ये है। ये दो दरवाजे हैं इसमें एंट्री करने में, इस रूम में। आप अगर ऐसा आपको कुछ भी नहीं दे रखा था, आपको प्लान भी खुद से बनाना था, आप दरवाज़ा चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, दरवाज़ा चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इतना सा भी नहीं। ठीक है नहीं। तो आपको क्या करना है, ये कमरा हो गया जो 15 मीटर ऐसे करके है, 6 मीटर ऐसे करके है और 4.5 मीटर उसकी सीलिंग की ऊंचाई है। अब अगर हम अपना अकॉर्डिंग खुद के अकॉर्डिंग एजप्शन लगाएं, हम खुद से आगे चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। यही बात है कि आप इसमें खुद से करना है आपको सब कुछ। लाइट भी खुद से लगानी है और पंखे भी खुद से लगाने हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ मैंने कितने लगाए। मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने यहाँ पे लगा दिए 10 पंखे और 9 ट्यूबलाइट। आप चाहें तो इनकी संख्या को घटा या बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जितना मैं एग्जैक्ट लगा रहा हूँ आपको भी वही एग्जैक्ट लगा देना है। आज के क्वेश्चन की बस यही खासियत है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा वीडियो देखिएगा, फिर उस क्वेश्चन को खुद से करिएगा, सेम क्वेश्चन खुद से करिएगा, पॉइंट हटा बचा के। ठीक है नहीं। मैं अपना रीज़न देता हूँ कि मैंने क्यों लगाए। देखिए पहले मैंने यहाँ से 1.5 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा, 1.5 मीटर का, फिर इधर से भी 1.5 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा और एक एक पंखा लगा दिया। पूरा था 15 मीटर, उसमें से ये 1.5 और 1.5 3 मीटर ख़त्म हो गया हमारे पास। कितना बचा, 12 मीटर। फिर मैंने एक और 1.5 मीटर का छोड़ा, ट्यूबलाइट लगा दी। फिर 1.5 मीटर पंखा, फिर 1.5 मीटर ट्यूबलाइट, फिर 1.5 मीटर पंखा, फिर 1.5 मीटर ट्यूब, फिर 1.5 पंखा, फिर 1.5 ट्यूब, और ये वाला लास्ट वाले पंखे के और ट्यूब के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1.5। अब ये 10 जगह 1.5 हो गया है, और जैसे ही हम इसको काउंट करेंगे पूरे को, ये पूरा हो जाएगा 15 मीटर। एकदम इक्वल डिस्टेंस रहा ना, सबका सब, जहाँ जहाँ भी डिस्टेंस था, हर एक पंखे हर एक ट्यूबलाइट के बीच में एकदम इक्वल डिस्टेंस रहा 1.5 मीटर का। ये मेरा लॉजिक था इसको लगाने का। अब आप इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे एक पंखा आपने यहाँ लगा दिया, फिर एक पंखा यहाँ लगा दीजिए, फिर एक ट्यूबलाइट यहाँ लगा दीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। 3 क्रम में भी लगा सकते हैं, या आप चाहो तो 2 क्रम में भी लगा सकते हो। जैसा आपको कंफर्टेबिलिटी लगे आप वैसा लगा सकते हैं, या चाहें तो मेरे सेम डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो मैंने यहाँ पे अपना लॉजिक बताया है कि मैंने यहाँ पे ये क्यों लगाया है। मैंने लगाया है हर एक कंपोनेंट के बीच में 1.5 मीटर की डिस्टेंस रहेगी, इसलिए ये मैंने कंपोनेंट इस प्रकार लगाया। ठीक है गाइस, आपको क्वेश्चन मिल गया है, आपको ये भी मिल गया कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगाना है। अब तो भी वायरिंग प्लान करना कतई आसान हो जाता है। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन का सबसे पहला पार्ट आपको पता ही है कि एजप्शन होता है। एजप्शन में हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, जैसे कि डीवी कहाँ लगाया जाता है, या स्विच बोर्ड कहाँ लगाया जाता है, या छत की ऊंचाई कितनी है। गाइस इसमें तो सब कुछ ही दे रखा है हमें, लेकिन तब भी फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 एजप्शन लिख दिए हैं। देखिए पहला एजप्शन है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगाया गया। ये आपको
एक बार नहीं, कम से कम 50 बार मैं बता चुका हूँ कि जो डीबी होता है वो फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगाया जाता है। ये फर्श यहाँ से 1.5 मीटर ऊपर जाकर लगेगा डीबी, यहाँ से 1.5 मीटर ऊपर जाकर लगेगा डीबी। तो यही मैंने एजप्शन माना है, और ये बात कोई आज आपको पहली बार तो मैं बता नहीं रहा, कम से कम 50 बार से ज़्यादा ये बात आपको बताई जा चुकी है। ठीक है गाइस, चलिए दूसरा एजप्शन है कि स्विच बोर्ड ज़मीन से 1.25 मीटर ऊपर लगाया गया है। अच्छा, ये खुद देख लो आप, ऐसा हुआ है कभी कि आपको ये बात ना बताई गई हो कि स्विच बोर्ड कहाँ लगा है? हमेशा बताया जाता है ना कि स्विच बोर्ड जो है वो फर्श से 1.25 मीटर ऊपर लगा है। स्विच बोर्ड जो है वो फर्श से 1.25 मीटर ऊपर लगा है। गाइज, इस क्वेश्चन में लॉजिकल कॉन्सेप्ट है एचआर को मानने का, कि अगर हमारे पास छत केवल 3 मीटर की ही होती, अगर हमारे पास छत केवल 3 मीटर की होती, तब तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था कि हम ऊपर से 0.5 नीचे रख देते अपने एचआर को। सही है, कोई दिक्कत ना होती। लेकिन यहाँ छत है 4.5 मीटर ऊंची। लॉजिक, यहाँ छत है 4.5 मीटर ऊंची, और जब छत 4.5 मीटर ऊंची हो जाती है तो एचआर को मानना काफ़ी दिक्कत पड़ जाता है। फिर हमें ये समझने में बड़ी परेशानी पड़ती है कि हम अपना एचआर जो है वो कहाँ रखें। एचआर लॉजिक पड़ जाता है यहाँ पे कि एचआर को फिर कहाँ रखें हम, इसमें दिक्कत पड़ जाती है। इसीलिए 4.5 मीटर छत है तो एचआर मैं कहाँ मानूंगा आपको मैं आगे आके बता दूंगा अभी क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, चलिए। लेकिन अगर 3 मीटर की छत होती तब तो हमारे पास कोई चॉइस ही ना थी, तब तो केवल एक ही चॉइस थी हमारे पास कि हम अपने एचआर को 2.5 मीटर नीचे रख देते। लेकिन यहाँ छत 4.5 मीटर है तो हम क्या करेंगे, हम एचआर को या तो ऊपर से 1 मीटर नीचे रखेंगे या फिर 0.5 मीटर नीचे रखेंगे, है ना। उससे क्या होगा कि स्विच बोर्ड और एचआर के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है नहीं। कैलकुलेशन ऑफ लोड का कैलकुलेशन कर लेते हैं गाइस। मैंने जो पॉइंट माने उसमें 10 तो पंखे लगे और 9 ट्यूबलाइट लगी। तो 10 पंखे का लोड एक का 60 वाट के हिसाब से 600 वाट हो गया। 9 ट्यूबलाइट का लोड एक का 40 वाट के हिसाब से 360 वाट हो गया। ठीक है गाइस। जब हमने टोटल लोड ऐड किया तो कितना हो गया, 960 वाट। 600 वाट प्लस 360 वाट, टोटल लोड ऐड किया तो कितना हो गया, 960 वाट। ठीक है गाइस, लोड कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत आसान है वैसे भी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। केवल 10 पंखे थे, 60 वाट के हिसाब से 600 वाट हो गया। 9 ट्यूबलाइट थी, 40 वाट के हिसाब से 360 वाट हो गया। दोनों को ऐड किया, कितना हो गया, 960 वाट। चलिए, लोड कैलकुलेशन हो गया, करंट निकाल लेते हैं, फिर थोड़े से सर्किट बांट लेंगे। देखिए, सबसे मजे की बात, कमरा केवल एक ही है, एक कमरा है, लेकिन पॉइंट ज़्यादा है, पॉइंट हैं 19। अच्छा, पता है इतनी सारी ट्यूबलाइट मैंने क्यों लगाई है वहाँ पे? कम से भी काम चल सकता था, लेकिन क्या है कि ड्राइंग हॉल में जो इंजीनियर्स रहते हैं, आप लोग काम करोगे टेबल पे, तो टेबल के ऊपर रोशनी पड़नी चाहिए पर्याप्त, इसलिए ड्राइंग हॉल में हमेशा इतनी ज़्यादा ट्यूबलाइट ही लगी होती है, या किसी लैब में हमेशा इतनी ट्यूबलाइट लगी होती है, और इतने पंखे भी लगे होते हैं, और बड़ा भी है, 15 मीटर का है। ठीक है गाइस, चलिए कैलकुलेशन ऑफ करंट कर लेते हैं। आपको पता ही करंट कैसे निकालते हैं, टोटल लोड को 230 वोल्ट से भाग कर देते हैं। टोटल लोड 960 वाट, 230 वोल्ट से भाग किया, करंट आया हमारे पास 4.173। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो डीबी लगेगा वो 5 एम्पियर का लगेगा। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि ये कोई घर नहीं है पूरा, और ना कोई पूरी बिल्डिंग है, ये केवल एक पूरी बिल्डिंग का छोटा सा पार्ट है ना, इसीलिए यहाँ पे मेन स्विच लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है केवल पूरी बिल्डिंग का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए इस छोटे से पार्ट में मेन स्विच लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस कमरे के बाहर आप डीबी लगा देना, और डीबी के बाद कमरे के अंदर स्विच बोर्ड लगा देना, सप्लाई दे दो, काम चल जाएगा। आपको इस सर्किट में मेन स्विच लगाने की आवश्यकता नहीं है।
आप केवल क्या काम करो, आप जो है डीवी लगा दो और कमरे के बाहर, कमरे के अंदर स्विच बोर्ड लगा दो और सप्लाई छोड़। ठीक है गाइस, चलिए तो मेन स्विच की झंझट से हम लोग बच चुके हैं। डीवी क्योंकि एक ही कमरा है ना और एक बिल्डिंग का पार्ट है, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग होगी, उसका एक छोटा सा कमरा है नहीं, तो बस हमें केवल इस कमरे में वायरिंग करनी है, बाकी कहीं नहीं करनी। अब मान लीजिए कि इस बिल्डिंग में जो मेन स्विच होगा वहाँ लगा होगा, लेकिन डीवी हम इस कमरे का अपना अलग लगाए दे रहे हैं, क्योंकि हमको वायरिंग करनी है, इसलिए डीवी लगाना जरूरी है। तो डीवी हम इस कमरे का अपना अलग लगाए दे रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए करंट निकल आया। इसके हिसाब से 5 एम्पियर 250 वोल्ट का डीवी यूज़ होगा। और कितने सर्किट बनेंगे, जितने सर्किट बनते हैं उतने बे का डीवी यूज़ होता है। जैसे 2 सर्किट बने तो 2 वे, 3 सर्किट बने तो 3 वे, 4 सर्किट बने तो 4 वे। डीवी को डीवी कैसे पता लगाते हैं, कौन सा वाला यूज़ होगा? पहले तो करंट के हिसाब से, दूसरा वे, नंबर ऑफ वे का मतलब होता है जितने सर्किट उतने नंबर ऑफ वे। तो जितने सर्किट आपके बने उतने ही नंबर ऑफ वे का आपका डीवी लगेगा। ठीक है गाइस, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, मज़ा आया होगा खूब। अभी तक के वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक करो गाइस, दूसरे लोगों से शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। और देखिए बताएंगे तभी लोग पढ़ने आएंगे, क्योंकि ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन डाल रखी है लोगों ने, तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी उस गलत इन्फॉर्मेशन का, गलत आधी अधूरे ज्ञान का शिकार होना पड़े। मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा उसके पीछे एक लॉजिक जरूर रखूंगा और ट्रिक से बताऊंगा। इसलिए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आ पाएंगे ना। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं लाइट फैन सर्किट की। काहे की कैलकुलेशन कर लेते हैं अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं लाइट फैन सर्किट की। ठीक है गाइस, लाइट फैन सर्किट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप देखोगे तो पता लगेगा कि लाइट फैन सर्किट की कैलकुलेशन में हम आपको मैं फिर से बताता हूँ, बहुत बार बताया है, आज फिर से बताता हूँ यही चीज़। जब हम सर्किट को डिटरमाइन करते हैं तो एक सर्किट में मैक्सिमम 10 पॉइंट रखे जा सकते हैं। एक सर्किट में मैक्सिमम 10 पॉइंट रखे जा सकते हैं और एक सर्किट का लोड मैक्सिमम 800 वाट हो सकता है। तो यहाँ 19 पॉइंट है, एक में 10 एक में 9 रख देंगे। और दूसरा यहाँ 960 वाट लोड है, यानी कि 800 वाट से ज़्यादा है। तो दोनों ही तरीके से हमारे पास 2 सर्किट बन रहे हैं। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, हमेशा इफेक्टिव रहता है। आप इस टोटल लोड को 800 से भाग कर दो। अगर 1 से ज़्यादा आता है तो 2 सर्किट हैं, 2 से ज़्यादा आता है तो 3 सर्किट है, और 3 से ज़्यादा आता है तो 4 सर्किट है। ठीक है नहीं, तो 1.2 आया, इसका मतलब 2 सर्किट। और मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया है, क्योंकि 19 पॉइंट हैं इसलिए 10 पॉइंट एक सर्किट में, 9 पॉइंट दूसरे सर्किट। ठीक है ना, ये आपके हो गए टोटल लाइट फैन सर्किट। कितने हो गए? टोटल लाइट फैन सर्किट हो गए हमारे पास 2। कितने हो गए? टोटल लाइट फैन सर्किट कितने हो गए हमारे पास? नीचे देखो कैसे कैसे आया, समझ में आया? ऐसे ही करना है आपको जितने भी इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन करने हैं ना गाइस, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए करने। कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाइएगा, होशियारी मत दिखाइएगा। ठीक है ना गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे और अपना वायरिंग प्लान तैयार कर लेते हैं। क्योंकि गाइस इंटरनल वायरिंग का वीडियो जो है हम हमेशा केवल 2 ही स्टेप में बनाते हैं। पहले स्टेप में हम वायरिंग प्लान को प्रिपेयर कर लेते हैं, दूसरे स्टेप में हम सिंगल लाइन डायग्राम को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पहले स्टेप में हम वायरिंग प्लान को समझ लेते हैं, दूसरे स्टेप में हम उसका सिंगल लाइन डायग्राम बना देंगे। एंड गाइस सॉरी कि आपके लिए मैं वो वाला वीडियो लेके नहीं आ पाया अभी, जिसमें हम बिना सिंगल लाइन डायग्राम के वायर कैलकुलेट कर लेते हैं या कंड्यूट कैलकुलेट कर लेते हैं। वीडियो उसका प्रिपेयर है, बस अपलोडिंग में थोड़ा इश्यू आ रहा है, जल्दी ही मैं उसको अपलोड कर दूँगा। लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है और मैं आपसे यही कहूँगा आखिर तक कि आपको जो है सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सीख लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बताऊँगा ज़रूर तरीका, वो ऐसा नहीं है। आपके अगर मन में इच्छा है तो मैं आपको वो तरीका ज़रूर बताऊँगा, जिससे कि हम
बिना सिंगल लाइन डायग्राम बनाए क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब सिंगल लाइन डायग्राम क्यों बनाते हैं? कंड्यूट और वायर की कैलकुलेशन के लिए। तो मैं जल्दी ही एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा आजकल परसों में कि वहाँ हम बिना सिंगल लाइन डायग्राम बनाए क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सीख लेना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक ये है मेरे बच्चे कि अगर आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सीख लेंगे तो एग्जामिनर पर एक अलग इफेक्ट पड़ता है। मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि जब आप एग्ज़ाम में अपनी नोटबुक में या शीट में कुछ लिखेंगे तो सिंगल लाइन डायग्राम जरूर बनाना हर एक न्यूमेरिकल का, क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम एक अलग ही इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर पे यार, और आपके मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएंगे गारंटेड। आप चाहे ट्राई कर लेना जाओ कभी भी। एक बंदा जो सिंगल लाइन डायग्राम ना बना के आए, दूसरा बंदा जो सिंगल लाइन डायग्राम बना के आए, क्वेश्चन दोनों ने सेम किया हो, सेम तरीके से हो, मैं 110% श्योर हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ ये वाली बात, जो सिंगल लाइन डायग्राम बना के आया होगा उसी के मार्क्स ज़्यादा आएंगे गारंटी। चाहे 1 2 3 4 जितने भी मार्क्स आएँ, लेकिन एक्स्ट्रा आएंगे जो सिंगल लाइन डायग्राम बना के आएगा। तो सिंगल लाइन डायग्राम की इम्पोर्टेंस आपको शायद समझ में आ गई होगी, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सिंगल लाइन डायग्राम की। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज हम अब वायरिंग प्लान प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये एक ही कमरे का क्वेश्चन है, इसलिए इसके वायरिंग प्लान में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मैक्सिमम 20 मिनट। और जहाँ तक मुझे लगता है इस टाइप का सेम जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एग्ज़ाम में आने के 95% चांस है। सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के 95% चांस है। ठीक है बच्चे, चलिए वायरिंग प्लान ये तो आपको बता ही दिया है मैंने कि डीबी जो है वो 15 एम्पियर का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डीबी 5 एम्पियर में नहीं आते हैं, इसीलिए हमें 15 एम्पियर का ही लगाना पड़ेगा। डीबी जो है वो 5 एम्पियर की ग्रेड में नहीं आता है, इसलिए हमको डीबी 15 एम्पियर 250 वोल्ट का ही लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, ये भी आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन है कि डीबी जब आप लेके आओगे मार्केट से डीबी, तो वो जो है 5 एम्पियर की रेंज में नहीं आते। तो आपको हमेशा करंट चाहे कितना भी आए, अगर 15 से नीचे करंट है, चाहे 5 से नीचे हो, तब भी आपको वो 15 एम्पियर 250 वोल्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डीबी 5 एम्पियर की रेंज में नहीं आते। ठीक है गाइस, चलिए ये भी एक नई इन्फॉर्मेशन थी, देखिए पता लग गया ना। तो आइंदा से आगे से बिल्कुल याद रखेंगे आप कि करंट कितना भी आए, अगर 15 से नीचे है तो डीबी आप 15 एम्पियर वाला ही यूज़ करें। ओके गाइस, चलिए फिर वायरिंग प्लान बना कर दिखाई देता हूँ जल्दी से, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ही मज़ेदार भी होगा इसका। ठीक है गाइस, लेकिन मैं अभी भी केवल एक वीडियो में वायरिंग प्लान तक ही प्रिपेयर कराएंगे, उसके आगे का इस वीडियो में प्रिपेयर नहीं कराएंगे। उसके आगे का आपको केवल सिंगल लाइन डायग्राम वाली वीडियो में ही प्रिपेयर कराऊंगा, है ना। क्या है कि अगर मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में करा दूंगा बच्चे, तो कम से कम 1.5 या 2 घंटे का वीडियो बनेगा, और ना आप में 1.5 या 2 घंटे की वीडियो देखने की कैपेसिटी है और ना मुझ में बनाने की। ठीक है ना बच्चे, तो आपको क्या करना है कि लगभग 40 मिनट का वीडियो बनेगा आज का ये, तो इस 40 मिनट के वीडियो को समझ लेना। और इसका वायरिंग प्लान तो इतना ज़्यादा आसान होता है यार, बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है नहीं, चलिए हमने क्या किया कि इस दीवार के बाहर हमने डीबी लगा दिया, हमने जो है दीवार के बाहर डीबी लगा दिया, तो ये लगा दिया डीबी। कहाँ लगाया है? देखिए आपको रूल पता है, आपको पता है कि स्विच बोर्ड जो है वो दरवाजे से आधा मीटर हटा कर लगाते हैं। यहाँ पे 2 दरवाजे और ऊपर से 2 सर्किट बने हैं, ये भी आपको पता है। देखिए 2 दरवाजे और 2 ही सर्किट बने हैं, तो 2 स्विच बोर्ड भी लगेंगे, क्योंकि एक स्विच बोर्ड पर मैक्सिमम 10 पॉइंट ही रखे जा सकते हैं। ये भी आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन है, मैंने अभी तक नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ कि एक स्विच बोर्ड पर आप मैक्सिमम 10 पॉइंट ही रख सकते हो, 10 पॉइंट से ज़्यादा आप एक स्विच बोर्ड पर नहीं रख सकते हो।
एक स्विच बोर्ड पर आप जो है केवल 10 पॉइंट्स ही रख सकते हो, 10 पॉइंट से ज़्यादा आप एक स्विच बोर्ड पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 19 पॉइंट है, तो 10 तो एक स्विच बोर्ड पर हो जाएंगे और 9 दूसरे स्विच बोर्ड पर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 स्विच बोर्ड लगे हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 2 दरवाजे, एक स्विच बोर्ड को इस वाले दरवाजे के पास लगा देंगे और एक स्विच बोर्ड को इस वाले दरवाजे के पास लगा देंगे, है कि नहीं? काफ़ी फ़ायदेमंद है। एक स्विच बोर्ड को इस दरवाजे से आधा मीटर छोड़ के लगा दो और दूसरे स्विच बोर्ड को इस वाले नीचे वाले दरवाजे से आधा मीटर छोड़ के लगा दो। आपको पता ही है कि स्विच बोर्ड जो है वो दरवाजे से 0.5 मीटर छोड़ के लगाए जाते हैं। जो स्विच बोर्ड है वो दरवाजे से 0.5 मीटर छोड़ के लगाए जाते हैं, इसलिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन था दोनों तरफ से आधा आधा मीटर छोड़ के स्विच बोर्ड हमने लगाया। ठीक है गाइस, तो वही किया हमने, पहले दीवार के बाहर डीबी लगा दिया एक, फिर दीवार के अंदर आधा मीटर का एक स्विच बोर्ड इधर लगा दिया, एक स्विच बोर्ड इधर लगा। चूंकि डीबी में 2 सर्किट हैं इसीलिए डीबी से हमारे 4 वायर निकले। आपको पता है डीबी से एक सर्किट के 2 वायर निकलते हैं, 2 सर्किट के 4 वायर निकलेंगे डीबी से। 2 वायर तो इस वाले स्विच बोर्ड से ऑपरेट होने वाले सभी डिवाइस को सप्लाई देंगे और 2 वायर यहाँ से यहाँ पे जाके फिर इस वाले स्विच बोर्ड से ऑपरेट होने वाले सभी डिवाइसेस को सप्लाई देंगे। है ना सिंपल? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन 2 बार 30-30 नंबर में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन 2 बार 30-30 नंबर का पूछा गया है। आप ये समझो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 2 बार 30-30 नंबर का पूछा गया है। इसकी इंपॉर्टेंस का आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। और सेकेंड ईयर में सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया एज इट इज़, लेकिन एक कमरे का कई बार पूछा गया है। तो एक कमरे का क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, लास्ट टाइम भी एक कमरे का पूछा गया था। अगर कोई हॉल है तो आप ऐसे ही करेंगे, अगर हॉल नहीं है तो आप कम कम चीज़ें लगाएंगे बस, जैसे बल्ब एक ट्यूबलाइट बस। लेकिन अगर कोई हॉल है, ड्राइंग हॉल वगैरह है कोई, तो ऐसे ही लगाएंगे, या कोई लैब है तब भी। तो यहाँ से हमने डीबी लगा दिया, स्विच बोर्ड 1 लगा दिया, स्विच बोर्ड 2 लगा दिया। ये पूरा डिस्टेंस कितना था? ये था पूरा 6 मीटर। 1 मीटर का दरवाज़ा और आधे मीटर की जगह और 1.5 मीटर ख़त्म 6 में से, ठीक है नहीं? और इधर के लिए भी 1.5 मीटर ख़त्म। तो 1.5 ऊपर वाला, ये वाला 1.5 और 1.5 नीचे वाला, 1.5 मीटर ख़त्म हो गया पूरा। तो ये स्विच बोर्ड 1 और स्विच बोर्ड 2 के बीच की दूरी कितनी बची? 6 में से 3 ख़त्म कर दो, 3 मीटर। देखिए 1.5 ये वाला ख़त्म, 1.5 ये वाला ख़त्म। तो हमने जो है यहाँ पे इस 6 में से ये 3 ख़त्म कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास? 3 मीटर। तो स्विच बोर्ड 1 और स्विच बोर्ड 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर, 3 मीटर्स। ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने इसका जो HR लगाया है वो 3.5 मीटर पे लगाया है। सीलिंग से छत से 1 मीटर नीचे आए हम और वहाँ हमने इसका HR लगाया है। सीलिंग से 1 मीटर नीचे आके हमने इसका HR लगाया है। तो हम अब क्या है कि HR इसका 3.5 पे है और स्विच बोर्ड जो लगा होता है फर्श से 1.25 पे लगा होता है। तो जब भी कभी HR और स्विच बोर्ड के बीच का डिस्टेंस चेक करना हो, HR के और स्विच बोर्ड के बीच का डिस्टेंस चेक करना हो, तो आप क्या करेंगे कि HR में से 1.25 माइनस कर दो हमेशा। जब भी कभी आपको HR और स्विच बोर्ड के बीच का डिस्टेंस चेक करना हो, निकालना हो, तो HR जिस ऊंचाई पर है उसमें से 1.25 माइनस कर दो। तो यहाँ जब माइनस किया तो कितना आया आप देखोगे, यहाँ पे आया हमारे पास 2.25, यानी कि हम यहाँ स्विच बोर्ड 1 से ऊपर के लिए कितना चलेंगे? 2.25 मीटर। ठीक है नहीं? चलो, अब हमने स्विच बोर्ड 1 में वायर लेके गए, कोई सॉकेट नहीं लगाया इसमें, तो केवल फेज़ वायर जाएगा। जब कोई सॉकेट नहीं लगा है तो केवल फेज़ वायर जाएगा और न्यूट्रल वायर जाएगा सीधा डिवाइस को। तो एक वायर गया फेस का अंदर, एक वायर फेस का बाहर ले गया स्विच बोर्ड 1 में। फिर हम सीलिंग पे गए, फिर हमने सीलिंग पे जाके इधर से 1.5 मीटर पे पंखा लगाया था, 1.5 मीटर पे पंखा लगा दिया। ये डिस्टेंस 1.5 मीटर यहाँ से गैप, 1.5 मीटर यहाँ से गैप,
बिल्कुल स्विच बोर्ड के सामने सारे डिवाइस लगेंगे, स्विच बोर्ड के बिल्कुल सामने सारे के सारे डिवाइस लगेंगे, ठीक है नहीं। तो अब ये स्विच बोर्ड लगाया, उसके बाद हमने 1.5 मीटर का डिस्टेंस छोड़ के ये पंखा लगा दिया, है ना। अब देखिए स्विच बोर्ड से कितने वायर बाहर निकलेंगे, इससे कितनी डिवाइस ऑपरेट होनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्विच बोर्ड 1 से हम 9 डिवाइस ऑपरेट करा रहे हैं और स्विच बोर्ड 2 से हम 10 डिवाइस ऑपरेट करा रहे हैं। तो यहाँ तक जहाँ तक कि पहला वाला पंखा है 10 वायर आएंगे, फिर यहाँ 9 8 7 6 5 4 3 और यहाँ पे आएंगे 2 वायर, ठीक है नहीं। यानी कि जितनी डिवाइस उससे एक ज़्यादा वायर रहता है हमेशा। अब हमने इसके बाद सप्लाई को दी। फिर अब तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक भी ट्यूबलाइट दीवार पे नहीं लगाई जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्राइंग हॉल में सीधा जो ड्राइंग की टेबल रहती है, सीधा उस टेबल के ऊपर लाइट पड़नी होती है। ये यहाँ पर ट्यूबलाइट लगेगी, यहाँ से सीधा इस टेबल जो रखा है उस टेबल के ऊपर लाइट पड़नी चाहिए। यानी कि सारा का सारा कुछ लगाया जाता है वो सीलिंग में लगाया जाता है। ट्यूबलाइट भी लटकी हुई लगाई जाएंगी, पंखा भी लटका हुआ लगाया जाएगा। तो हमारा फ़ायदा ये कि हमको ना तो यहाँ ट्यूबलाइट लगानी ना यहाँ पंखा लगाना, हमको केवल ट्यूबलाइट और पंखे के लिए सप्लाई की व्यवस्था करनी है। ट्यूबलाइट और पंखे के लिए सप्लाई का केवल अरेंजमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है नहीं। केवल एक काम करना है आपको, छत में सीलिंग पे, जैसे यहाँ से आप स्विच बोर्ड के बाद सीलिंग पे पहुँचे, 1.5 मीटर के बाद आपने पंखा लगा दिया। पंखा नहीं लगाया होगा, हमने पंखे के लिए सीलिंग रोज लगा दी है, बाद में पंखा उसमें कनेक्ट कर दिया। फिर अब हम 1.5 मीटर और आए, ट्यूबलाइट लगा दी। फिर 1.5 मीटर और आए, पंखा लगा दिया। फिर 1.5 मीटर ट्यूबलाइट, नेक्स्ट फैन, ट्यूबलाइट, फैन, ट्यूबलाइट, फैन, और सर्किट नंबर 1 आपका खत्म। सर्किट नंबर 1 की पूरी सप्लाई हो चुकी है और सभी बायर्स को, सभी डिवाइसेस को सप्लाई मिल चुकी है। 9 डिवाइस हैं, इसीलिए यहाँ होंगे 10 बायर, यहाँ 9 8 7 6 5 4 3 और यहाँ पे होंगे 2 बायर, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपके बायर रहेंगे। इसका तो सिंगल लाइन डायग्राम भी इतना आसान रहता है, 30 मार्क्स, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है 30 मार्क्स के लिए, लेकिन तब भी आया था, है ना। अब स्विच बोर्ड 1 से जो डीबी से बाहर निकले थे वो यहाँ से यहाँ पे पहुँचे हम, यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल किया 0.25 का, फिर यहाँ पे आ गए सीधा 3 मीटर का डिस्टेंस चलेगा स्विच बोर्ड 2। स्विच बोर्ड 2 में केवल एक फेस का वायर लेके जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक भी सॉकेट नहीं लगा है, और जब सॉकेट नहीं लगा होता है तो स्विच बोर्ड में केवल फेज वायर लेके जाते हैं, न्यूट्रल वायर नहीं लेके जाते। तो हम स्विच बोर्ड 2 में भी केवल फेज वायर लेके गए और वही वाला फेज वायर सब स्विच को देके और ऊपर को निकाल लाए। अब न्यूट्रल और फेज दोनों एक साथ हो गए यहाँ पे। अब हम यहाँ से कितने डिवाइस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्विच बोर्ड 2 से 10 डिवाइस ऑपरेट होनी है, यानी कि 10 वायर निकलेंगे वहाँ से बाहर और एक न्यूट्रल का मिल जाएगा। तो कितने वायर हो जाएंगे? वायर हो जाएंगे 11। यहाँ पे 11, फिर एक कम होता जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, बस लास्ट में 2 वायर आपको रहते हैं, बताइए। तो बिल्कुल सिंपल है। इसको हमने दीवार से 1.5 मीटर पे यहाँ लगाया था पंखे को, और 1.5 मीटर का डिस्टेंस ये था। तो हम स्विच बोर्ड से उठ के पहले छत के कोने पे पहुँच गए छत के कोने पे। वहाँ से हमने क्या किया कि 1.5 मीटर पे ये पंखा लगाया पहला, मतलब इसको मान लेते हैं हम F1 T1, F2 T2, F3 T3, F4 T4, F5। अब ये F6 लगा दिया हमने। उसके बाद 1.5 मीटर और चले, 1.5 मीटर, हमने फिर T6 लगा दिया। फिर हम 1.5 मीटर और चले, F7 लगा दिया, पंखा नंबर 7। फिर हम 1.5 मीटर और चले, T7 लगा दिया। फिर हम 1.5 मीटर और चले, अगला पंखा लगा दिया। फिर नेक्स्ट 1.5, फिर नेक्स्ट 1.5, क्योंकि सबके बीच का डिस्टेंस 1.5 ही है ना, इसीलिए नेक्स्ट और नेक्स्ट।
और ये मैंने खुद से वायरिंग प्लान खुद से मैंने पॉइंट माने थे। आप चाहें तो पॉइंट को इधर उधर भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए माना था क्योंकि देखिए आपको मैं अपना लॉजिक देता हूँ। ये वाला जो पंखा लगा है वो 1.5 मीटर इधर का कवर कर लेगा और 1.5 मीटर इधर का कवर कर लेगा, 3 मीटर कवर हो गया। फिर ये वाला जो पंखा लगा है वो 1.5 मीटर यहाँ का कवर करेगा और 1.5 मीटर यहाँ का कवर करेगा। हो गया नहीं हो गया पूरा 6 मीटर कवर। इसलिए मैंने ये लॉजिक लगाया यहाँ पे। सेम ट्यूबलाइट की कहानी है, ये 1.5 मीटर इधर को रोशनी देगी, 1.5 मीटर इधर को, ये 1.5 मीटर इधर को, इधर को, 3 और 3 पूरे 6 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। ये मेरा लॉजिक है यहाँ लगाने का। और आप भी कोशिश करना कि आप जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन करो तो आप भी इस प्रकार से ही लगाना, सेम तरीके से, कुछ भी चेंज मत करना। तो हमने ये लगा दिया, आज यहाँ तक आगे सारे पंखे लगाते लगाते। अब एक ट्यूबलाइट और लगानी है, वो हम लगाएंगे यहाँ पे, इस पंखे से 1.5 मीटर चल के। ये ट्यूबलाइट भी लगा दी हमने। ठीक है गाइस, वायरिंग प्लान पूरा प्रिपेयर हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वायरिंग प्लान बड़े मज़े से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। चीज़ें सिंपल था एकदम, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इतना सिंपल कि इससे ज़्यादा सिंपल तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। और यही क्वेश्चन 30 नंबर में आया हुआ है, 30 मार्क्स। आप सोच के देखो 30 मार्क्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। मेरे हिसाब से तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं अभी, आप लोगों का पता नहीं कि आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंस रखते हो, लेकिन 30 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं आपके एग्ज़ाम में पास होने के लिए। और 20 मार्क्स सेकेंड ईयर में काफ़ी वैल्यू रखते हैं। ओके गाइस, तो वायरिंग प्लान आपका प्रिपेयर हो चुका है गाइस। वीडियो को यहाँ, इससे आगे का वीडियो जो है मैं आपको पार्ट सेकंड में लेके आऊँगा। पार्ट सेकंड जो कि मैं कल शाम तक पार्ट सेकंड का वीडियो डाल देंगे। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल शाम तक, या मतलब जब ये वीडियो अपलोड हुआ है, हो सकता है तब तक, जब तक आप देख रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पहुँच भी चुका हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं उस वीडियो को डालने के बाद। लेकिन आप हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करना जो प्रोसेस मैंने आपको पूरा अभी फॉलो कराया है ना गाइज़। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई क्वेरी है, आपको कोई PDF नोट्स चाहिए, या ये जो न्यूमेरिकल मैंने अभी आपको कराया क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है polytechnicstudy2019@gmail.com। व्हाट्सअप 8958617732। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल के 2 ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप दोनों के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं। और कोई भी आपको नोट्स चाहिए होगा तो वहाँ पे आपके जैसे बहुत से लोग हैं, तुरंत आपको कोई भी नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है गाइज़, चलिए गाइज़, जल्दी ही इसके सिंगल लाइन डायग्राम का वीडियो लेके आएंगे। बस मैं एक बात आपको बताता हूँ और थोड़ी सी, वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको वायरिंग करनी आ जाए तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा बिना एक भी सेकंड स्किप किए। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे, बहुत जल्दी से सब भूल जाते हैं। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको पढ़ के ज़रूर जाना एग्ज़ाम में। बिना पढ़े इस टॉपिक को आप एग्ज़ाम देने मत जाना, वरना पछताओगे, रोगे। और मुझे लगता है कि सब लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैं इसकी कम से कम 5-6 वीडियो और लेके आऊँगा, है ना। जल्दी इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। एक बार वायरिंग प्लान को मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको क्लियर किए देता हूँ। कहाँ पहले हमने DB लगाया था, फिर स्विच बोर्ड 1 लगाया था दरवाजे से आधा मीटर, स्विच बोर्ड नंबर 2 लगाया था इस वाले दरवाजे से आधा मीटर, 1.5 मीटर पे पहला पंखा, और बाकी सारी डिवाइस भी 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे हमने लगाई थी, 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर, 1.5। फिर स्विच बोर्ड नंबर 2 में गए थे सप्लाई, 1.5 पे पंखा लगाया, फिर नेक्स्ट डिवाइस भी 1.5 पर ही लगाई। एक ट्यूबलाइट हमने यहाँ लगा दी ताकि सबको ऑपरेट करा सके, अच्छे से सप्लाई मिल सके, क्योंकि यहाँ दोनों केवल पंखे थे ना, एक भी ट्यूबलाइट नहीं थी यहाँ, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में ट्यूबलाइट लगा दी, है ना। आप चाहें तो एक काम और कर सकते थे, बीच में इसमें पूरे में एक ट्यूबलाइट लगा सकते थे सब में, जैसे कि यहाँ एक ट्यूबलाइट, यहाँ आपकी मर्जी थी, यहाँ एक ट्यूबलाइट लगा देते, यहाँ 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 सब में एक ट्यूबलाइट लगा सकते थे। वो तो हमारे ऊपर था, हम कहाँ कितने पॉइंट मानते हैं। जब हमें क्वेश्चन में ये ना दिया गया हो कि आपको कितने पॉइंट लेने हैं, तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है, हम कितने भी पॉइंट ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिए, चाहें तो आप इन्हीं को कंसीडर कर लें, या चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से और लगा। ओके गाइस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करो पूरा,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट सही जानकारी देखे, सही वीडियो देखे, है ना गाइस। और वीडियो आपको लगा कैसा है, अच्छा लगा है तो, बेकार लगा है तो कमेंट जरूर करके जाया करो, बताया करो कि वीडियो कैसा लगा है, फ़ायदेमंद है तो, अगर फ़ायदेमंद नहीं था तो। मैं ये नहीं कह रहा आप केवल पॉजिटिव फीडबैक दो, आपके जो मन में है वही फीडबैक दो। अगर कोई भी इशू है, कोई पिक्चर साफ नहीं दिख रहा है, आप तुरंत ईमेल करो, मैं आपको पूरा फ़ोटो प्रोवाइड कराऊंगा साथ। नोट्स चाहिए हो तो ईमेल करो, मैं आपको नोट्स दूंगा। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए फिर जल्दी कल को इसका सिंगल लाइन डायग्राम बना के लेके आते हैं, और बाकी का आगे का पार्ट भी सिंगल लाइन डायग्राम था। आगे का पार्ट सिंगल लाइन डायग्राम तो इसका बहुत आसान है, जैसे ये दिख रहा है सेम सिंगल लाइन डायग्राम वैसे ही छापना है एग्जैक्ट। इतना सब अंतर नहीं करना, जो दिख रहा है आपको यहाँ से ये बनाना, ये बनाना, फिर ये बनाना दूसरा स्विच बोर्ड, ये छाप दो, ये छाप दो बस। ठीक है गाइस, चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं फिर सिंगल लाइन डायग्राम वाले वीडियो के साथ। और गाइस इंटरनल वायरिंग के 7-8-9 वीडियो पहले से ही हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। EDD सेकंड के हर एक चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल करा दिया है। EDD फर्स्ट के बहुत ही जल्द आने वाले हैं। न्यूमेरिकल वायरिंग से शुरू हो गया है, और सर्विस कनेक्शन, पावर वायरिंग, ये सब है, और भी धीरे धीरे डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है गाइस, वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चलिए गाइस जल्दी मिलेंगे फिर सिंगल लाइन डायग्राम के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।